प्यारे बंधुओं, नमस्कार। तो चलते हैं आज हम सब साइंस के बहुत ही पार्ट के नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम एंड करें। जो भी चीजें इसमें बची हुई है सभी को बताते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको क्या करें, हम एंड कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज बिना किसी देरी किए हुए कुछ कुछ चीजों पर जो कुछ बचे हुए थे उस पर। लास्ट के लेक्चर में हमने देखे थे कि दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध किए थे, और साथ में दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, बोध दर्पण, उसकी स्थितियां, उसकी प्रकृति, अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखने से उसकी प्रतिबिंब कैसे बनती है, कहाँ बनती है, ये तमाम सारी चीजें की चर्चा होने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम सब किए थे। आशा करता हूँ आप सभी उस को जरूर देखे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। किसी तरह की दिक्कतें हो तो चलते हैं आज हम बिना किसी देरी किए हुए आगे। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि दर्पण में सिद्ध करना है आपको। वहां पर खास दर्पण का नाम दे देगा, उससे उत्तल अभी तक पूछा नहीं गया है, अवतल के बारे में दिया है, इसलिए मैं अवतल का ही बता रहा हूँ। सिद्ध करें अवतल दर्पण में या वस्तु की दूरी, जिसको हम सब U से सूचित करेंगे। ठीक है, सॉरी, वो क्या है यहाँ पर, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इस तीनों में संबंध कहेगा स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसी को हम अगर लिख दें तो इसको कहा जाता है 1/U प्लस 1/B बराबर 1/F। ठीक है, भाषा में इसको अगर बोले तो कहेंगे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम का योग फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप जैसे बोलना चाहे वैसे बोलोगे। कभी कभी यही चीज अगर बच्चे को पता नहीं रहता है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पूछेंगे कि बताओ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो बच्चे या तो भाषा में भी बोल सकते हैं, नहीं तो मैथमेटिकल रूप ये जो है ये बोल सकते हैं। बहुत बच्चों को सिर्फ ये पता होता है भाषा क्या है, उसको पता नहीं रहता है। भाषा के लिए मैं आपको बता दूं, हो सकता है तो आप लिख लेना कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योग फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। नोट डाउन प्लीज। अब हम सब चलते हैं कि क्या यह सही है, सत्य है। इसको जांचने के लिए हम सब ने क्या किए, एक अवतल दर्पण ड्रॉ किए। अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसमें एक वस्तु को हम सब अपनी सुविधा के ख्याल से हम कहाँ लिए हैं, बोलो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कोई स्टूडेंट कहेंगे सर यहीं पे रखने से नहीं, आपको जहां मर्जी हो वहां रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी इच्छा से कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये आपको रेडियस, बीडियस क्या है, प्रतिबिंब है। यही जो बातें हैं ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं लिखा हूँ। लिखे माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका प्रधान अक्ष PFC है, हम सब सूचित करते हैं यहीं से, यहाँ से PF और ये C है।
रखा। सुविधा के ख्याल से वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। एक हम रचना एक छोटी सी किए, वो चीज याद रखिएगा। रचना हम क्या की, क्यू से क्या लिखे हैं, QD परपेंडिकुलर हम डाल दिए कहां पर, प्रधान अक्ष डाल। ठीक है, अब चलते हैं हम सब सिद्ध करने के लिए। एक बात हमको आप बता दीजिए बहुत अच्छे से। आप, हम हमेशा कहते हैं कोई भी चीज आप जो जानते हैं, दिमाग आप उतना ही लगाइए जितना आप जान रहे हैं, उससे ज्यादा आप मत सोचिए, उतना ही में आप क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले कि जब आप दो त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, त्रिभुज का नाम है AB और C। तो आप जब क्लास मैथ में आप समरूप त्रिभुज में जाएंगे तो वहां पर कुछ आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट करने के लिए आपको मैं पहले लिख दूंगा, फिर मैं उसको मिटा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में। गौर से देखिए, मैं यहाँ पर A B C इसमें, फिर A डैश B डैश और C डैश इसमें और इसमें लिखा। ठीक, जब इसको देखोगे तो आप एक चीज गौर करोगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल B बराबर एंगल B डैश, साथ में ये कोण और एंगल ये दोनों बराबर एंगल से, ये क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन है, आप जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है, आप लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश का, वो भी कौन चीज से, AB C डैश नहीं, AB सिर्फ C कौन चीज से, तो A से। अब आप जानते हैं यदि त्रिभुज समरूप होता है तो भुजानुपाती, भुजानुपाती क्या होगा, AB बटे A डैश B डैश, मैं लिखता हूँ AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू, ठीक है, ये जो हुआ BC बट्टे में B डैश C, इसको फर्स्ट मान लो। अब पुनः त्रिभुज, अब गौर से इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखिए, इसका नाम क्या होगा, QDF, त्रिभुज QDF तथा त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F में। वही कहानी यहाँ पर भी D बराबर क्या होगा, B डैश, एंगल D बराबर एंगल B डैश बराबर 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज, ये कोण बराबर ये कोण, मतलब एंगल F बराबर एंगल F, ये क्या होगा, ये आपको कॉमन होगा। ठीक है, एंगल F कॉमन होगा, इसीलिए त्रिभुज QDF समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F, कौन चीज से, AAS। अगर ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर DQ
क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ये डी क्यू, तो क्या लिखूं यहाँ पर, डी क्यू बट्टे में क्या लिखूं यहाँ पर, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, ये क्या है, डी एफ, क्या होगा, डी एफ बटे में एफ बी डैश या बी डैश एफ बी डैश, या इसको ए डी क्यू को लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर डी एफ बटे में बी डैश एफ, जो कि ए बी बराबर क्या हो गया, डी क्यू, क्यों, और चलो यहीं पे रहने दो, इसलिए ये दोनों समांतर है, ये और ये समांतर है, इस पर जितने भी लंब रेखाएं होंगे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब गौर से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, आप गौर से इस समीकरण में देखो, ये बराबर है, यहाँ पर ये बराबर है, अगर एक तरफ के दोनों बराबर तो दूसरा तरफ भी क्या होंगे, बराबर, BC बराबर क्या होगा, बी डैश सी बराबर DF बराबर होगा बी डैश एफ। ठीक है, अब जरा सा मैं यहाँ पर जाऊं और लिख देंगे, यदि क्या होगा, यदि Q क्या होगा, यदि Q P के बहुत निकट हो, तो अगर यह Q जो है यहाँ पर आ जाए, FT किसके बराबर हो जाएगा, PF के, इसीलिए FT बराबर PF। अब ये बातें इसमें पुट करो, क्या होगा, BC बटे बी डैश सी बराबर में PF बटे, जहां पर पहले DF था, अब क्या होगा, DF बटे बी डैश एफ का, यहाँ तक लिखा। अब हमको ये सब चाहिए नहीं, अब हमको क्या चाहिए, जरा इस पर हम सब चलते हैं। हमको चाहिए जो रिलेशन जहां तक निकालना है, इसको F कहा जाता है, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको हम सब भी कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसको U कहा जाता है। हमको इतना ही चीज चाहिए, बाकी जो भी दूरियां हैं हर एक को इस दूरी में कन्वर्ट करना है हमको। और आप एक चीज और समझ लीजिए, आप ये भी जानते हैं कि ये जो है इसको R कहा जाता है, तो इतना ही चीज, हम चार चीज जानते हैं, इस चार चीज को मात्र हमको रखना है, बाकी सबको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे BC जो लिखा है, क्या मैं ये दूरी जानता हूँ, बताओ, ये दूरी हमने नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो इसको क्या, पूरे PB, इस पूरे में से इसको घटा दो, तो ये आपको बन जाएगा क्या, PB माइनस में बोलो PC। क्या आप जाने इसको, बोलो, ये क्या हुआ आपको कि PB माइनस में PC आया नहीं है, यहाँ से PB यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें से हम इस PC को घटा दिए, कितने बच गया, दूसरा नीचे में बी डैश सी, हम बी डैश सी को भी नहीं जानते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये तो जानते हैं ना PC, तो हम लिखेंगे PC, उसमें से क्या घटा देंगे, तो PB डैश को हम घटा देंगे, PB
डैश को हटा दिए बराबर पी एफ, देखो पी से एफ हम जानते हैं और बी एफ सेट बी डैश एफ नहीं जानते हैं, बी डैश एफ नहीं जानते, बी डैश एफ नहीं जानते हैं तो पी बी डैश तो हम जानते हैं, है ना। तो ये पी एफ को छोड़ दो, ये पी बी डैश माइनस पी बी डैश, उसमें से पी एफ को घटा दो, पी एफ तो दिक्कत यहाँ तक, इतना ही तक मेन चीज था ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम एक लिखेंगे। अब जब हम सब चिन्ह परिपाटी से देखेंगे तो पीबी को क्या लिखेंगे, पी से बी को क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, और वस्तु दूरी को हम यहाँ से लिखेंगे माइनस यू, वस्तु की दूरी के माइनस यू का नेगेटिव साइन लगेगा। चलो दूसरा, पीसी को क्या लिखते हैं, पीसी को लिखते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, कोई दिक्कत, माइनस में 2f। बताइए, जो आप जानते हैं उसमें आप किसी तरह की हेर फेरी ना कीजिए, बराबर माइनस 2f, ठीक है। अब पीसी हो गया, पीबी डैश खोजना है हमको, पीबी डैश क्या होगा बताइए, पी से बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया आपको पी एफ, पी एफ बराबर क्या होता है, माइनस में एफ, कुछ और नहीं। अब यही चीज आपको यहाँ पर पुट करना है, पीबी है, पीबी को लिखो माइनस में, ठीक है, माइनस पीसी को क्या लिखेंगे, माइनस आर माइनस मतलब 2f बट्टे में पीसी को फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस 2f, और माइनस में पीबी डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस में, बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, पीएफ को लिख सकते हैं माइनस एफ डिवाइड बाय, बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पीवी डैश को माइनस भी, और माइनस में पीएफ को लिख सकते हैं माइनस में एफ, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेशन करो, क्या करो, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करेंगे हम तो देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f डिवाइड बाय माइनस 2f माइनस माइनस प्लस में भी बराबर माइनस एफ डिवाइड बाय माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एफ, ठीक है। अब इसको क्या करो, क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करेंगे माइनस से माइनस बी माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर माइनस 2vf, फिर क्या लिखेंगे प्लस में, ये गुना होगा तो माइनस, क्या होगा ये माइनस में क्या होगा यूएफ, प्लस में क्या होगा 2f स्क्वायर बराबर, इसको गुना करेंगे क्या होगा माइनस माइनस प्लस में 2f स्क्वायर और माइनस में vf, कोई दिक्कत, इतना तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमको, देखिए बचा क्या हमको, गौर से देखिएगा, बचा है हमको यू भी माइनस में। अब गौर से देखिए तो ये जो इधर जो आप देख रहे हैं माइनस यू भी एफ, इधर ले आइए माइनस बी, माइनस 2 क्यों, माइनस 2vf प्लस में vf, और उसके बाद बचा आपको uf माइनस में uf बराबर में 0। अब इसको सही से लिख दो एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा ये u भी बराबर, बाकी सब उधर में घटाएंगे, या चलो एक कदम हम लिख लेते हैं और उसके बाद घटाएंगे, माइनस में यहाँ पर होगा vf माइनस में uf बराबर में 0, इसको लिख देंगे u भी बराबर में माइनस
वी एफ प्लस में यू एफ। हमको तो इस रूप में चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देंगे हम सब, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या देंगे, भाग देने पर। तो ये क्या होगा, यू भी बटे यू भी एफ बराबर में वी एफ बटे यू भी एफ प्लस में यू एफ बटे यू भी एफ। अब गौर से देखो, यू भी से यू भी कैंसिल, ठीक है। अब देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल और यू एफ से यू एफ कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या है, बचा है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/u इसको कहा जाता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र यही है आपका यू भी एफ में संबंध। इसी को लैंग्वेज में हम लिखेंगे, लिखा जाता है फोकस का व्युत्क्रम व्युत्क्रम वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये सेम चीजें आपको क्या करना है, जब आप उत्तल का सिद्ध करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई हिचकिचाहट की बात उसमें नहीं है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, समझ गए। अब बात आती है हम सबों को थोड़ी सी कि उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का उपयोग की, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आती है बहुत सारे। मैं आगे चल करके आपको एक सेशन आपको प्योर न्यूमेरिकल का ले लूंगा, किस टाइप का क्वेश्चन आती है इसमें। न्यूमेरिकल मैं बिल्कुल करा दूंगा आपको, उसकी घबराहट अपने लीजिए। एक सेशन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल का मैं ले लूंगा, ठीक ना। तो तब तक आज कंप्लीट कर लीजिए, पहले जो क्वेश्चन है इसमें उसको आप समझिएगा। अब जो आपको बातें आएगी वो आएगी दर्पण के उपयोग से संबंधित, कि दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं आपको अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, सबसे पहला जो बात आती है अवतल दर्पण के उपयोग में, वो पहला आती है एक नंबर में, वो कहेंगे हजामती दर्पण। क्यों किया जाता है इसको भी समझ लीजिए। ये इसलिए किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में क्योंकि कि मैं इसका डिटेल्स लिख देता हूँ, आप होगा जब में पूछा जाता है कि इसका उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, मैं आपको डिटेल्स A to Z में आपको लिख दूंगा, जो सब आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हजामती दर्पण में लिखेंगे क्योंकि क्योंकि जब, एक मिनट, क्योंकि क्योंकि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच रहती है, तो
उसका आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए बनता है। इसीलिए इसीलिए हजाम मतलब क्या होता है? नाई, है ना। ग्राहक के कुर्सी को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखता है, जिससे जिससे क्या होता है? जिससे ग्राहक का छोटे छोटे बाल बड़ा दिखाई देता है और नाई को क्या होता है? बाल बनाने में क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण था। देखिए, ये आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में जब पूछा जाए तब आपको ये लिखना है कि अवतल दर्पण में हजामती दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, तो उसका ही जवाब है। दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है, समझिएगा, इसका दूसरा प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है डॉक्टर द्वारा नाक, कान व गला की जांच में। तीसरा जो किया जाता है वो है आपका, जिसको कहेंगे सौर कुकर या सौर भट्ठी में। सौर कुकर या सौर भट्ठी में इसलिए कि ये सौर कुकर, ये सौर भट्ठी में इसलिए किया जाता है ताकि ताकि सूर्य से आने वाली किरण को एक बिंदु पर संश्रित करे और वहां के तापमान बढ़ जाए, जिससे खाना तेजी से पक जाता है। ठीक है, तो सौर कुकर या सौर भट्ठी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझिए। तीसरा जो आपका चौथा जो प्रयोग है, चौथा प्रयोग, ये आपको ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रयोग दूरबीन जो होता है, उस दूरबीन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? दूरबीन के रूप में। याद रखिएगा, किसके रूप में किया जाता है? दूरबीन किसके रूप में बताइए? एक दूरबीन के रूप में या सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम सब कह सकते हैं। अ, किसके रूप में? दूरबीन के परावर्तक सतह के, परावर्तक दर्पण के रूप में दूरबीन के
दूरबीन की परावर्तक सतह लिख देता हूं मैं। दूरबीन के परावर्तक दर्पण के रूप में। और अगला मैं आपको बता दूं जो और किसमें किया जाता है, तो वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसे हेडलाइट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। परावर्तक दर्पण के रूप में किया जाता है और किसमें किया जाता है, दूरबीन में भी किया जाता है। समझिए, कोई दिक्कत? चलिए, और टॉर्च या फ्लैश लाइट में भी इसका किया जाता है, ये भी आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा में भी किया जाता है, आप कैमरा में भी लिख सकते हो। कैमरा, टॉर्च, ठीक है ना। कैमरा हुआ, टॉर्च हुआ, फ्लैश लाइट हुआ, फ्लैश लाइट इत्यादि के रूप में किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और एक ही होता है यहाँ पर उत्तल दर्पण में, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग। देखिए, इसका उपयोग सबसे पहले आपको किया जाता है वाहन के साइड मिरर, या इसको पश्च दृश्य दर्पण भी कहा जाता है। जैसे जब आप बस में चढ़ेंगे ना तो इसको पश्च दृश्य दर्पण कहा जाता है, साइड मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट है कि जब आप बैठते हैं गाड़ी में तो कितनों भी दूर पर, आप देख पड़े है ना इसमें उत्तल दर्पण में, कि वस्तु कहीं पर स्थित हो, कितनी भी दूरी पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है ना। सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, सीधा और वस्तु से छोटा, याद रखिएगा, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। यही कारण है कि कितनों ही दूर पर अगर कोई वस्तु रखा हो, किसी भी दूर पर स्थित रखे वस्तु होगा, तो वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब उसके दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाई दे देता है, जिससे वो अपने गाड़ियों को साइड कर लेती है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? इसीलिए साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण जो होता है, पीछे देखने वाले दर्पण, उसमें हमेशा क्या रहता है, लगा हुआ, उत्तल दर्पण हमेशा लगा रहता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होता है। चलिए, दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो ध्यान में रखेंगे आप। दूसरा इसका प्रयोग जो होता है वो होता है आपको सर्च लाइट, या आप सर्च लाइट बोलिए या रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट हम सभी इसको कहते हैं, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। तीसरा हम देखेंगे तो जो धूप चश्मा होता है, धूप चश्मा, उसका परावर्तक सतह भी इसी का बना होता है, धूप चश्मा का। और अगर हम बात करें इसके, तो धूप चश्मा के अलावा तो आप तो ये स्ट्रीट, हाँ, एक और याद रखिए अच्छे से, एक आपको एटीएम और पार्किंग में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। आप जब कोई एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते होंगे, उसमें देखेंगे ये सब चीजें लगी होती है, बहुत छोटी से रूप में, ताकि वहां पर व्यक्ति को पता न चले और हर एक वस्तु उसमें स्पष्ट, कहीं पर क्यों नहीं हो, उसमें स्पष्ट दिखाई दे दे। तो ये हुआ आपको उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, अब कोई दिक्कतें नहीं आएगी।
चलिए चलिए यहाँ तक आपकी कहानी खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन एक आता है आपको, वो क्या आता है? देखिए वो आता है एक आपके एग्जाम में, वो है जिसको हम सब कहते हैं आवर्धन। अच्छे से समझिए, क्या कहा जाता है इसको? आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशंस। क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशंस। क्या होता है? बहुत अच्छी चीजें हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। दर्पण में जो भी दर्पण होती है, चाहे अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, उस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात हमेशा क्या होता है? होता है। उसी को हम सब कहते हैं आवर्धन। और इसे कौन चीज से, या इसको दूसरे रूप में कहा जाता है कि आवर्धन यह बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी गुनी है, बड़ा या छोटा। सूचित किया जाता है इसको m से। याद रखिएगा, इसे इसे स्मॉल m से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, m बराबर m डैश बटे h। या इसी को कहा जाता है माइनस v बटे u। और इसी को जब एक नया फॉर्मूला लिखिएगा तो ये होता है माइनस u बटे v बराबर h डैश बटे h। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको फॉर्मूला कई जगह पूछे जाते हैं। बात समझिए। चलिए, अब जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि m का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब और m का धनात्मक मान आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखिए, जो आपको समतल दर्पण है, समतल दर्पण, उसमें हमेशा m का मान क्या होगा? +1 होगा। याद रखिएगा, समतल दर्पण में m का मान +1 क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की साइज मतलब h डैश बराबर हमेशा क्या होता है? h होता है। h डैश बराबर हमेशा क्या होता है? h होता है। साथ में ये प्लस साइन जो होता है यह हमेशा बताता है किसको? आभासी प्रतिबिंब को। याद रखिएगा। तो इसमें m का मान क्या होता है? +1, मतलब आभासी प्रतिबिंब, और वस्तु के प्रतिबिंब के, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है आपका जिसको हम सब कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या होगा बोलो? m का मान हमेशा, m का मान हमेशा क्या होगा? लेस देन, m का मान कितना होगा? लेस देन 1 होगा, लेकिन प्लस में होगा। m का मान प्लस में होगा लेकिन -1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा। ये 1 से छोटा क्यों बता रहा है? तो 1 से छोटा इसलिए कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब ये प्लस का साइन बताता है कि यह हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, किसकी? अवतल दर्पण की, तो इसमें m का मान क्या होता है? m का मान आपको -1 के बराबर, साथ में m का मान ग्रेटर देन 1। सुनिए एक मिनट, m का मान क्या हुआ? -1। m का मान, सॉरी सॉरी,
m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1, मतलब ये माइनस में, और m का मान लेस देन 1 हुई प्लस में। अब ये क्या बताता है, देखिए ये वस्तु बताता है, यहाँ पर बताता है कि प्रतिबिंब, क्या बताता है ये बताता है कि एच डैश बराबर, यहाँ पर बताता है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है, लेकिन कैसा, वास्तविक। वास्तविक क्या बताया, माइनस साइन। फिर ये m का मान जो बोले कि ऋणात्मक होगा, यहाँ पर m क्या होगा, ऋणात्मक, यहाँ पर n क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर m क्या होगा, धनात्मक, सॉरी, ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर होगा धनात्मक। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि h जो होगा, h डैश, वो क्या होगा आपको, बड़ा होगा, किससे, h से, और साथ में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और बोलो ये क्या दर्शाता है कि h डैश जो होगा वो h से छोटा होगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। सॉरी, देखिए यहाँ पर 1 से छोटा, यहाँ पर एक मैं बात बता दूं कि ये प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसमें दो कंडीशन आता है। एक तो इसमें दोनों बातें होती है, बड़ा और छोटा भी होता है। मैं यहाँ पर एक बार चिन्ह माइनस ही कर देता हूँ, दोनों कंडीशन इसमें आता है ऋणात्मक के लिए। तो एच डैश लेस देन ये, लेकिन ये कैसा बनेगा, वास्तविक। और एक होता है आपका कि धनात्मक में m का मान क्या होगा, तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा। और इसमें भी h डैश जो होगा वो बड़ा होगा h से, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये चीजें बहुत काम की चीजें हैं, अभी जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इस तमाम चीजों को आप ध्यान में रखें कि जब अवतल दर्पण में h डैश h के बराबर होगा और माइनस में 1 इसका वैल्यू होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर, और ये कहाँ पर होता है, तो वक्रता केंद्र पर होता है। फिर आपको ऋणात्मक, अगर m का मान ऋणात्मक हो और 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 से बड़ा होगा, तो h डैश का मान h से बड़ा होगा। फिर ये क्या होगा, वास्तविक लेकिन प्रतिबिंब, फिर माइनस में 1 होगा, वो भी क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से एक बातें और आपको समझनी है, यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कहीं कहीं पर मान लीजिए आपको लिखा है कि अवतल दर्पण में m बराबर 3 का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, m बराबर 3 प्लस 3 डायरेक्ट ऐसा कर देगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप स्पष्ट या तो डिटेल्स सोच सकते हो कि m बराबर प्लस 3 मतलब क्या होगा, m का मतलब हुआ h डैश बटे h बराबर 3, मतलब h डैश बराबर 3h, मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से 3 गुना बन रहा है, 3 गुना प्लस बताता है यह वो काल्पनिक बन रहा है, बस सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कभी कभी, क्या, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताओ, ठीक है। तो एक ही पॉइंट लिखना कि देखिए बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ
इसका परावर्तक सतह धसा होता है, परावर्तक सतह बड़ा होता है। दूसरी चीज बोलिए, इसका फोकस वास्तविक, फोकस आभासी या काल्पनिक। फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा यहाँ पर? चलिए, फोकस क्या होगा? काल्पनिक होगा। तीसरा पॉइंट, फोकस क्या होगा? ऋणात्मक। इसमें फोकस क्या होगा? धनात्मक। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों। इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा बराबर बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। मेनली आपको ये 5 अंतर है जो अंतर आपको बतानी है, और अगर आप चाहें बताने के लिए तो आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो? इसका उपयोग फलाने जगह किया जाता है, इसका ढकाने जगह किया जाता है। अब उपयोग भी बता सकते हो, लेकिन ये जो मैं लिखे अभी, ये बिना उपयोग और बेस्ट अब का अंतर बताए। एटलीस्ट 5 अंतर आपके लिए काफी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको होने भी यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगी इससे रिलेटेड, वो मैं टोटल का डिस्कशन कर लिया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन आएंगे। इसे एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। जैसे दर्पण है, उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, जैसे यह आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो देखिए, कुछ टीचर को समझाने की मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, इसमें 6 पोजीशन होता है। कितने पोजीशन? 6 पोजीशन होता है प्रतिबिंब की। ठीक है, वो 6 पोजीशन को मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला पोजीशन ये तो P है, ये F है और ये C है। 6 पोजीशन में देखिए, पहला पोजीशन आपको कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका आ गया 6। 6 पोजीशन हुआ। 6 पोजीशन में देखो, प्रतिबिंब जो है वस्तु को हम बराबर रख रहे हैं। एक जगह पर देखो, सेम आकार की प्रतिबिंब रखी गई है सब पर। अब देखिए कितनी मजे आने वाले हैं आपको। ठीक है, 6 पोजीशन। अब
जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो पहला पोजीशन के लिए आपको प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा, समझे। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा छोटी सी, देखिए ये वस्तु का था, ये आपको प्रतिबिंब का आकार के लिए मैं बना रहा हूँ। देखिए पहला पोजीशन, सॉरी चलो क्या हुआ, ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन, और फिर यहाँ पर आपको आएगा क्या आएगा, छठा पोजीशन। देखिए क्या सब है, पहले छोटा प्रतिबिंब, फिर या ये बिंदु ही मान लीजिए, छोटा थोड़ा से बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, मतलब वस्तु के बराबर, ये उससे भी बड़ा, ये बहुत बड़ा, ठीक है, और लास्ट में छठा पोजीशन में ये बना बड़ा। यहाँ पर बराबर बनता है तीसरा पोजीशन पर, हमेशा ध्यान रखना। तो इससे आपको स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि वस्तु जितने दर्पण के नजदीक जा रहा है, जितने नजदीक, प्रतिबिंब दर्पण से उतना क्या भाग रही है, दूर भाग रही है। जितनी वस्तु को आप दर्पण की ओर नजदीक लेते जाएंगे, प्रतिबिंब उतना दर्पण से क्या हो जाएगा, दूर भागता जाएगा। और प्रतिबिंब की आकार धीरे 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 देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बस इतना ही चीज को मुझे ध्यान दिलाना था आपको याद रखने के लिए कि सबसे पहले प्रतिबिंब अनंत से स्टार्ट होगा, अनंत पर जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु होगा तो प्रतिबिंब हम बनेंगे फोकस से, फोकस से जस्ट हट जाइए, फोकस हुआ उससे जस्ट फोकस वक्ता केंद्र, फिर वक्ता केंद्र, फिर वक्ता केंद्र अनंत, फिर अनंत, और लास्ट स्टेज जब उसको हम नजदीक ले आएंगे फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पर, तो दर्पण के पीछे बड़ा आभासी, ठीक है। तो ये था, चलिए आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। आगे हम सब जो चर्चा करेंगे इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब लेकर आ रहे हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको आएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कुछ देख लेंगे क्या है नहीं है, समझ गए। तो बारी बारी से मेरे ख्याल से इसमें परावर्तन में जो भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो कल हम इसका ऑब्जेक्टिव ले आते हैं, और नहीं होगा तो वो इसको हम रोकेंगे और पहले हम अपवर्तन इसी का पार्ट पढ़ के उसके बाद होगा तो हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लिए, पहला पार्ट परावर्तन को, तो अपवर्तन आप बहुत बहुत आसान में बन जाएंगे, उसमें इतनी माथापैची नहीं है, कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कंसेप्ट है उसमें, बहुत आसान है। चलिए आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, और अब हम सब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तब तक के लिए विदा लेंगे हम, आशा करेंगे कि आप सब पढ़ते होंगे। जय हिंद।